पढ़ते हैं, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सभी की जो बात करते हैं ये किस में आ जाते हैं, आपके बायोस्फीयर में आ जाते हैं। बायोस्फीयर एक बड़ा भाग होता है, इसी के अंदर नेशनल पार्क आ जाते हैं, इसी के अंदर आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोले तो वन्यजीव अभ्यारण्य और आपके राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी किस में आ जाते हैं, आपके बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व को हिंदी में बोले तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ओके, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि जो एक वर्ड बताया था मैंने आपके लिए, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब इकोसिस्टम बोले तो पारिस्थितिक तंत्र। अब यहाँ पर इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या होता है इकोसिस्टम। हाँ जी, बिल्कुल। जो भैया ने बोला समझ में आया, कुछ नहीं आया फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, है ना। जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है आपको, अब इसमें हमने कल बताया था इकोसिस्टम में आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया था मैंने कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, आपके विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। बायोडाइवर्सिटी भी मैंने यहाँ पर 2 टाइप से बताया था आपको, सॉरी 3 टाइप से पढ़ाया था। कौन कौन से, एक तो जेनेटिक, एक स्पीसी और एक आपके इकोसिस्टम। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की। जेनेटिक में क्या होता है, इसमें आपके जीव जंतु कैसे रहेंगे, समान नहीं रहेंगे। जैसे कि इसमें डिफरेंट किसका रहेगा, जीन का रहेगा। किसका रहेगा, जीन का। जैसे कि एक तरफ तो मैं मानता हूं कि काली भेड़ है और एक तरफ कौन सी भेड़ है, आपकी व्हाइट भेड़ है। तो इसमें जो कलर का डिफरेंट आया है तो भेड़ी, लेकिन इसमें जो कलर का डिफरेंट आया वो किसके कारण आएगा, जीन के कारण। तो यानी कि एक जीन के कारण ये भी आपकी बायोडाइवर्सिटी हुई। दूसरा बताया था मैंने स्पीसी, जो होते हैं प्रजाति। प्रजाति के आधार पर भी क्या होती है, आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है। जैसे कि प्रजाति में हम बात करते हैं, एक तो मनुष्य, पक्षी, पक्षी के अलावा सॉरी मनुष्य हुआ, जैसे भेड़, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जो भी हम आसपास के देखते हैं, ये सभी अलग अलग इनकी क्या है, प्रजाति है। और इनके आधार पर भी हम क्या पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं। एक इकोसिस्टम बताया था मैंने, इकोसिस्टम भी आपके कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि जलीय इकोसिस्टम की बात करते हैं हम, स्थलीय इकोसिस्टम की बात करते हैं, डिजर्ट भी हो सकता है आपका, डिजर्ट के साथ साथ और आपका लेक भी हो सकती है। इस प्रकार से मैंने बताया था आपको, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो हम बात करते हैं बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में भी क्या पढ़ते हैं हम, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। इकोसिस्टम में जैसे कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, पक्षी मिलेंगे, पक्षी के अलावा कई सारे आपके छोटे छोटे जीव जंतु अभी मिलेंगे, है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर, ये पूरा सर्कल है ना, याद हो जाएगा अभी। हाइड्रोस्फीयर जैसे कि पानी की बात करें, पानी में कई सारे अपने जो बात की थी जलीय जीवों की, है ना, जैसे मछली भी हो सकती है, मछली का मगरमच्छ, कई सारे ऐसे छोटे छोटे इसमें और भी पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर की बात करें, लिथोस्फीयर से जैसे समझ रहे हैं ना, उस समय को याद कीजिए, एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर जो हमने पढ़ाया था, है ना। क्या होता है लिथोस्फीयर, रिवाइज नहीं कर रहे आप लोग, है ना। यानी कि जो हमारा क्रस्ट बना हुआ है अपना अर्थ का, वो किससे बना हुआ है, वो लिथोस्फीयर से तो बना हुआ है ना। और जो हम बात कर रहे हैं लिथोस्फीयर किस पर तैर रहा है, आपका एस्थेनोस्फीयर पे। और इसका उस समय एग्जांपल देकर भी समझाया था कि भाई एक बाल्टी में आप पानी लीजिए और पानी में एक बर्फ का टुकड़ा डालिए, है ना। और जो बर्फ का टुकड़ा रहता है वो किसका काम करेगा, आपका लिथोस्फीयर का। और जो पानी है वो किसका काम करेगा, एस्थेनोस्फीयर का। तो यहाँ पर जो भूमि है, ये अपना ऊपर का क्रस्ट है, वो किससे बना हुआ है, आपका लिथोस्फीयर का। हाँ, इसमें ये है कि लिथोस्फीयर आपका, इसमें जल भी पाया जाता है और आपका स्थल भी, है ना। तो यहाँ पर जो हम लिथोस्फीयर की बात करें तो इसमें कई सारे, जैसे चूहा है, चूहा क्या करते हैं, कई सारे और भी प्राणी हैं जो क्या करते हैं, खोद कर उसमें अंदर रहने निवास करते हैं। उसके अलावा ये देख रहे होंगे कई सारे आपको जीवाश्म दिख रहे हैं ना, वो भी किस में पाए जा रहे हैं, यहाँ पर लिथोस्फीयर में ना। इस प्रकार से ये चक्र है, सभी को समझ में। इनके ऊपर हम कल डिस्कशन कर चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे क्या होता है, फिर और अभी भी मैंने बता दिया आपको, है ना।
इसके बारे में बताया था मैंने आपको, क्या पढ़ाया था कल, जो आपका क्षेत्र की बात करते हैं बायोस्फीयर की, बायोस्फीयर रिजर्व की, वो कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? एक तो बताया था कोर, कोर के अलावा मैंने बताया बफर जोन, बफर क्या, ट्रांजिशन जोन, 3 प्रकार के जोन बताए थे। अब इसी में मैंने बताया था आपको कि जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं वो इसी में आ जाते हैं, समझ रहे हैं ना। बायोस्फीयर रिजर्व होता है एक बड़ा क्षेत्र होता है, इसी के अंदर आपके नेशनल पार्क वगैरह वन्यजीव अभ्यारण्य इसी में आ जाते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, कोर जोन की, है ना। क्या पढ़ा था मैंने आपको कोर जोन में? जैसे ये दे रखा है कोर एरिया, कोर एरिया ऐसा एरिया होता है जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट अधिकारी, ऑफिसर्स एवं कर्मचारी जानने के लिए क्या होते हैं, अलाउ होते हैं, यही पढ़ा था। उसके अलावा मैंने बताया था इसमें ये सिर्फ इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, यहाँ पर मानव जो अन्य नागरिकों की बात करते हैं वो जाना यहाँ पर क्या होता है, प्रतिबंधित होता है, वहां पर नहीं जा सकते, यही पढ़ा था ना। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम मानव को यहाँ पर जाने देंगे, अनुमति देंगे, तो क्या है, मानव क्या है, कई सारी एक्टिविटी करता रहता है, और जब एक्टिविटी करेगा तो यहाँ का जो हम क्षेत्र को सेफ जोन रखना चाहते हैं वो हम नहीं रख पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जाने के लिए आम नागरिकों की क्या होती है, मना किया जाता है ना। दूसरा बताते मैंने आपको बफर जोन के बारे में। अब बफर जोन की 2 कंडीशंस होती है। क्या जो 2 कंडीशंस होती है? कोर जोन से ज्यादा जाने की अनुमति और इसे ट्रांजिशन जोन से कम जाने की अनुमति किसमें होती है आपकी? ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए आपके लिए, है ना। क्या को बोलोगे इसमें? जो कोर जोन से अधिक जाने की अनुमति और आपके ट्रांजिशन जोन से कम जाने की अनुमति कहाँ होती है आपके? बफर जोन में होती है, यही पढ़ते हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं, हाँ, और थोड़ा सा इसमें देखते हैं। इसमें क्या होता है, टूरिज्म वगैरह की बात की जाती है। टूरिज्म वगैरह कहाँ बनाए जाते हैं हमारे? बफर जोन में। बफर जोन में कम मिलते हैं किसकी अपेक्षा? ट्रांजिशन जोन की। ट्रांजिशन जोन में कई सारे मानव जातियां भी रहती हैं, ओके, और इसमें टूरिज्म प्लेसेस भी बनाए जाते हैं। और इसमें जो बात की जाती है ना बफर जोन में, बफर जोन में हम बात करते हैं किसकी? यहाँ पर ट्रेनिंग या फिर आपके क्या होते हैं, आपके एजुकेशनल से संबंधित। ये कहाँ पर होता है आपका? बफर जोन में, ना। ये पॉइंट से हमें याद रखना होगा। जैसे हम बात करते हैं रिसर्च स्टेशन, मॉनिटरिंग, ये कहाँ होती है आपके? कोर में। एजुकेशनल ट्रेनिंग, टूरिज्म वगैरह, ये कहाँ होते हैं? बफर जोन में। ट्रांजिशन जोन की बात करते हैं, यहाँ पर कई सारे मानव पीढ़ियां भी रहती हैं, उनके अलावा भी यहाँ पर क्या रहता है आपका? मानव सेटलमेंट, जो ह्यूमन सेटलमेंट की बात कर रहे हैं ना हम, ये कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? ट्रांजिशनल जोन। इस प्रकार से हमने क्या है, देखो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यही है, उसमें है कुछ नहीं है ना कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व यही है जो इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है। ये क्लियर है ना सभी को? ओके, जो हम बात कर रहे थे ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन आपको दिख रहा होगा येलो कलर में, दिख रहा है सभी को? पीछे लास्ट तक दिख रहा है ना? जिसमें कौन दिख रहे हैं हमें? मानव है, मानव दिख रहे हैं। तो वहां पर सड़क वगैरह कई सारे, हम रहने के लिए कई सारी व्यवस्था रहती है। दूसरे हम बात करें बफर जोन की, बफर जोन कौन सा होता है? बीच वाला। और लास्ट में कौन सा आपका? कोर। ये तीनों पढ़ चुके हैं हम, है ना। हाँ जी, कहाँ? ये वाला आग का क्या मतलब हो सकता है भैया? मुझे तो कुछ देखो, मारने के लिए इसलिए उसमें अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि कई सारे रिसर्च कर रहे, कई सारे जो इलीगल एक्टिविटीज होती है ना उसको भी मानव क्या करने लगता है। अगर सही, अगर लीगल तरीके से करे वो तो ठीक है।
अब इलीगल के तरीके से करेगा तो नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए उनके लिए जाने के लिए भी अलाउ नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब हमने कल पढ़ा था कि जो हम बात करते हैं किसकी, बायोस्फीयर रिजर्व की, बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को की बात करते हैं। यूनेस्को ने सन 1971 में, ओके, इसके तहत क्या किया, स्टार्ट हुआ था ये उस समय। और जो भारत की योजनाओं की बात की जाती है, जो भारत में स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका 1986 से। लेकिन जो भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहला जो राष्ट्र आपका बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो वो कौन सा था आपका, नीलगिरी। यही पढ़ा था हमने, बिल्कुल। यानी कि आज आपको ये सभी याद हो गए होंगे ना। कितने थे आपके, इंडिया के है ना, वो यूनेस्को में शामिल नहीं है। यही पढ़ा था हमने कि जो आपके यूनेस्को की बात की जाती है, यूनेस्को में कितने शामिल है आपके बायोस्फीयर रिजर्व, 12 है ना। ये कल मैंने याद भी करवा दिए और आई थिंक आपको याद भी हो गए होंगे, है ना। लेकिन फिर हमने कल इनके डिटेल्स में नहीं देखा था, डिटेल्स में नहीं देखा था ना। अब आज हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे और आज को आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप इसमें आसानी से पढ़ सके घर पर। पहला जो मैंने बताया था आपको, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, सबसे बड़ा कौन सा था आपका, उसको सुधार लेना। कल मेरे से बाय मिस्टेक हो गई, सॉरी इसके लिए। वो कच्छ था, गल्फ ऑफ कच्छ रण, गल्फ ऑफ कच्छ का रण, उसको कल सुधार लीजिएगा। और जो सबसे छोटे की बात की थी मैंने, वो कौन सा था आपका, डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर, है ना। तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। कल कौन सा था आपका बड़ा, कच्छ का, कच्छ का रण, जो मैंने कल मन्नार वाला बता दिया था। ये हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके बड़े बड़े कितने थे आपके, पहले उनको डिटेल्स में पढ़ते हैं, फिर छोटे छोटे होते हैं उनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहला जो मैंने बात की थी 1986 में, कौन सा था आपका, नीलगिरी। नीलगिरी आपके कितने स्टेटों में रहे, 3 स्टेट, कौन कौन से, कर्नाटक, केरल और आपका तमिलनाडु, 3 है। 3 स्टेटों में कौन सा फैला हुआ आपका, नीलगिरी बायोस्फीयर फैला हुआ है। अब ये इसमें थोड़ा सा लोकेशन भी देखेंगे, सब देखेंगे, डिटेल्स भी देखेंगे। पहले मैं इनको एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, 12 कौन कौन से थे। नीलगिरी के बाद में स्टेट वाइज चलना आप, है ना। इस प्रकार से हम घूमते हुए चलेंगे ताकि हम इस प्रकार से आएंगे तो पूरे याद हो जाएंगे। ऐसे नहीं जाना कि यहाँ कर लिया, ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया, तो ऐसे याद हो जाएंगे। वो आपके ऊपर है, डिपेंड, ट्रिक से करो कैसे भी करे। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप मैप के अकॉर्डिंग करोगे ना तो वो आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा, है ना। जैसे कि हमने बात करा अब केरल और आपका तमिलनाडु, इसी में एक और बना हुआ आपका अगस्तमलाई, दूसरा बना हुआ दिख रहा है सभी को, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। केरल के यहाँ पर एक और लिख लेना आप, क्या, तमिलनाडु। दो क्या हो गए आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। अब हम बात करते हैं, इधर घूम के चलते हैं, आपका गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार ये कि हम बात कर रहे हैं ना कि बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका लैंड्स में ही पाया जाएगा, स्थल खंड में ही पाया जाएगा। ये सिर्फ आपके पानी में भी हो सकता है, जल स्थल में, और आपका भूमि पर भी हो सकता है। जैसे कि मन्नार की खाड़ी की बात करते हैं, मन्नार की खाड़ी आपको भारत और श्रीलंका के बीच को अलग करती है। श्रीलंका और भारत को अलग करने का काम कौन करती है, आपकी मन्नार की खाड़ी करती है ना। तो इसी के बीच को जो हम बात करते हैं तो वो कौन सा बायोस्फीयर हो गया आपका, तीसरा वाला। क्लियर है तीसरा। चौथा जिसके जस्ट हम ऊपर चलते हैं, आपका कौन सा आ जाएगा, इस तरह आएंगे तो ग्रेट निकोबार, जिसे हमने उस समय पढ़ा था महान निकोबार। तो ग्रेट निकोबार 4th हो गया। ग्रेट निकोबार के ऊपर चलते हैं हम उड़ीसा, सिम्पलीपाल, सिमलीपाल 5वां हुआ सिमलीपाल। पहला नीलगिरी, दूसरा अगस्तमलाई, तीसरा आपका गल्फ ऑफ मन्नार, 4th वाला आपका इसके ऊपर जस्ट चलेंगे हम ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के ऊपर जैसे हम चलेंगे उड़ीसा में, उड़ीसा में बना हुआ आपका सिमलीपाल, सिमलीपाल क्या हुआ, शेषाचलम, ये उसका नहीं है, 12 आपका यूनेस्को में शामिल नहीं है ना। पहले यूनेस्को वाले देख लेते हैं, यूनेस्को वाले डिटेल्स में पढ़ेंगे फिर इन पर आएंगे हम, है ना। सिमलीपाल यहाँ पर कितने हो गए आपके 5,
उड़ीसा के ऊपर जस्ट हम ऊपर और जाएंगे तो आपका कौन सा आएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है कौन सी नदी है, ओके, गंगा नदी और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा बनाती है। किस स्टेट में आपका, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल ये ऐसे ही आपको याद हो जाए, ये छठवा हो गया। छठवे के ऊपर हम जस्ट ऊपर जाते हैं असम वाले एरिया में, ओके। यहाँ पर कौन सा बना हुआ आपका, सॉरी मेघालय, मेघालय में बना हुआ आपका नोकरेक। कौन सा है, नोकरेक। मेघालय के ऊपर जैसे हम पढ़ते हैं दार्जिलिंग वाले पार्ट में आपका सिक्किम में एक और कौन सा बना हुआ आपका, कंचनजंगा। क्लियर है। कंचनजंगा के अलावा फिर हम पढ़ते हैं एक और नंदा देवी, जो कहाँ बना हुआ आपका, उत्तराखंड में। सबसे ऊंची चोटी की जो मैं बात करूं कौन सी है आपकी, केटू गॉडविन ऑस्टिन। ये कहाँ है, क्या ऑफिशियल रूप से अपनी है ये, पाकिस्तान। उस समय भी मैंने पढ़ाया था। तो हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, कंचनजंगा। केटू गॉडविन ऑस्टिन ऑफिशियल रूप से अपने यहाँ भारत में नहीं है, अपने क्षेत्र में आती है। जिस दिन हमें वो क्षेत्र मिल जाएगा तो अभी वो भारत की कहलाएगी ना। अभी वो किसके कब्जे में, पाकिस्तान। अगर वो भारत के आए तो वो किसको करना होगा, हमें टेक कंचनजंगा। कई सारी बनी हुई है, केटू, कंचनजंगा, लोत्से, मकालू, नंदा देवी। तो इस प्रकार से आपकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर ये भी है, नंदा देवी। सबसे ऊंची चोटी से मतलब ये है कि उन चोटियों में से ये भी आ जाती है ना। तो नंदा देवी उत्तराखंड में, इसको भी याद रख लेंगे हम, है ना। इसके अलावा फिर हम चलते हैं अंदर, किसकी बात करें, 9 हो गए, ओके। मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में आपके तीनों बने हुए, कौन कौन सी, एक तो पन्ना, पचमढ़ी और एक और आपका बनाया अचानक मार्ग। अचानक मार्ग, अमरकंटक, जो आपके पूर्व में लगा हुआ अनूपपुर, डिंडोरी वगैरह में, और वो छत्तीसगढ़ से भी लगा हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं इसको अचानक मार्ग, अमरकंटक। क्लियर है ये। इस प्रकार से हमने कितने पढ़ लिए थे, 12 बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर ही याद हो गए होंगे आई थिंक सभी को। आपको घर जाने के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, थोड़े से रिवाइज करेंगे तो वहां पर याद हो जाएंगे। अब हम इनको बारीकी से पढ़ते हैं, एक एक डिटेल से, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कब इनको शामिल किया है, कल हमने नहीं पढ़ा था जो है ना। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं। क्या हिंट दूं, जैसे कि हमने रिवर के बारे में पढ़ा था, सभी प्रेजेंट थे उस समय। नदी के बारे में हमने 4 बातें जानी थी, कि नदी की जो ओरिजिन और उसके माउथ, माउथ के अलावा इसकी ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी के अलावा इसकी कोई फीचर्स, कोई विशेषता। ये 4 पॉइंट हमें क्या पढ़ने थे, इंपोर्टेंट पढ़ने थे। इसी प्रकार से हम बायोस्फीयर रिजर्व में हमें ज्यादा याद कुछ ना रहे तो हमें 4 पॉइंट याद रह जाना चाहिए। कौन कौन सा, एक तो उसका सबसे पहले स्टेट का नाम याद होना चाहिए हमें, किस स्टेट में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है। अगर ये हमें पता नहीं है तो यानी कि हम टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं रहे, अच्छे से हम क्वेश्चंस को भी नहीं कर पाएंगे ना। पहला तो हमें किसका पता होना चाहिए, स्टेट का पता होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं इसमें क्षेत्र की भी बात कर सकते हैं, कितना क्षेत्रफल है इसका, ठीक है। क्षेत्र के अलावा आप इसमें हाँ नदियां वगैरह भी देख सकते हैं, कौन कौन सी नदियां हैं। और 2 पॉइंट इंपोर्टेंट इसमें, कि राज्य सरकार ने इसको कब आरक्षित किया है, कब इसको रिजर्व किया है, और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया है। कुछ 4-5 पॉइंट आपके समझ में आए। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले प्रायोरिटी तो हमारी ये बनती है कि इसको हमें ये पता होना चाहिए ये बायोस्फीयर रिजर्व ये इस स्टेट में है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपने यहाँ की गवर्नमेंट ने कब इसको रिजर्व किया है, दूसरा। थर्ड पॉइंट, जब इसको रिजर्व कर दिया तो इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया। फिर हम पढ़ेंगे ये इसके क्षेत्र के बारे में, कितने एरिया में फैला हुआ है। उसके बाद में देन हम बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है। इतने पॉइंट हमें क्या करना है, इनमें याद रखना है। जो कल हमने सिर्फ क्या किया था, उनके नाम ही याद किया था ना, तो नाम से तो काम चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, इसलिए हम वनडे एग्जाम में काम करते, वनडे एग्जाम की तैयारी करते तो शायद हमें समझ में आता है ना। जैसे मैंने बताया था आपके लिए, सबसे पहले कौन सा था, नीलगिरी बायोस्फीयर था। नीलगिरी में क्या बताया था, इसमें
सबसे पहला बात करेंगे तो 1986। ओके, अब ये याद रख लेना 1986 के आपको लेस में नहीं जाना है। यूनेस्को में बात करें, यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया था? सन 2000 में। अब सन 2000 से पहले आपको कोई सा भी याद नहीं रखना है। सभी जितने भी आपका यूनेस्को में शामिल होने की बात करेंगे ना, वो कौन से में आ जाएंगे? आपके 2000 के बाद ही आएंगे, है ना। 1986 और 2000 ये दोनों डेट याद हो जाएंगी। देखो ये बात, यूनेस्को ने इसे अपनी बायोस्फीयर रिजर्व की वैश्विक सूची में शामिल किया। अब स्टेट, अब मैं स्टेट की क्यों बोल रहा हूँ कि मैप से क्यों याद करना, क्योंकि जब हम मैप से याद करेंगे ना तो हमें यहाँ पर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? कि जैसे हमने पढ़ा था, इस प्रकार से पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या बना हुआ है आपका? नीलगिरी बायोस्फीयर बना हुआ है। अब नीलगिरी बायोस्फीयर बना हुआ है, हमें स्टेट भी याद है। अब कोई इतना बेवकूफ तो है नहीं यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर लिखेगा, मेघालय लिखेगा, अरुणाचल प्रदेश लिखेगा। अब उसको क्या लिखना पड़ेगा? 3 स्टेट के बारे में आसानी से याद हो जाएगा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। स्टेट याद करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, है ना। उसके बाद हम बात करते एरिया। एरिया कितना? 5520 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें ये किलोमीटर नहीं लिखना ओनली, ओके। इसमें क्या लिखना होगा? हमें ओस्केल लगाना होगा, क्योंकि ये भी क्या है, किलोमीटर की अगर इकाई की बात करें तो क्या होता है? क्षेत्रफल। हाँ, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है ना। ओके, सभी ने निकाला हुआ 10th में 9th में, जिनके पास मैथमेटिक्स ना होते हुए भी, है ना। चलिए हम बात कर रहे थे यहाँ पर क्षेत्रफल के बारे में, क्लियर हुआ। अब इसमें आप सहायक नदियों के नाम याद भी रख सकते हो, नहीं भी, अगर याद रहे तो ज्यादा बेटर, लेकिन इतनी चीजें हमें याद होना चाहिए। अब इसमें विशेष क्या पढ़ते हैं हम, देखिए। नीलगिरी बायोस्फीयर के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र से मैंने पहले ही बताया था आपके लिए, रिजर्व एरिया की बात की जाती है। रिजर्व एरिया में क्या क्या आ सकते हैं? आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकते हैं, आपके नेशनल पार्क भी आ सकते हैं, यही बताया था। जैसे इसमें दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पर मुदमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, वो किस में आ जाएगा आपका? जैसे टाइगर रिजर्व, ये भी टाइगर रिजर्व है, ये भी टाइगर रिजर्व है। ये बांदीपुर नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क, मुकुर्ती, मूक घाटी, साइलेंट वैली, ये सभी कहाँ बनी हुई है? आपके नीलगिरी बायोस्फीयर में। अब आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा कि भाई उसमें कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये कोर एरिया में होगा या फिर आपका बफर एरिया में होगा या फिर आपका ट्रांजिशन में। बिल्कुल नहीं जाने देंगे, यानी अधिकतर कहाँ होंगे? आपके बफर जोन में बनाए जाते हैं। नेशनल पार्क कहाँ बनाए जाएंगे? या तो बफर जोन में या फिर ट्रांजिशन जोन में। मैक्सिमम ट्रांजिशन जोन में बनाए जाते हैं, जहाँ की वहाँ पर टूरिज्म प्लेसेस में वहाँ व्यक्ति जा सकते हैं, क्योंकि कोर जोन में बना देंगे आपके तो वहाँ पर कोई जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ओके। हाँ, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रमुख जीव, ये भी याद रखना है आप लोगों को। नीलगिरी ताहर, नीलगिरी लंगूर, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, चीतल हिरण, सांवर हिरण, ग्रेट हॉर्नबिल, है ना। अब समझ में नहीं आ रहा होगा इनके बारे में ना। हाँ जी, ताहर, नीलगिरी ताहर बता रहा हूँ आपको, नीलगिरी ताहर बता रहा हूँ, है ना सचिन, डोंट वरी। अब मैं इसमें थोड़ा सा नीलगिरी का ये पर्सनल डायग्राम है इंडिविजुअल, क्या समझ रहे हैं हम इसमें? नीलगिरी में कुछ डायग्राम देखकर आपको पता लग रहा है इसमें, इसलिए मैंने कल सिर्फ आपको याद ही कराए थे कि कल हमें अच्छे से याद हो जाए तो कल हम इसको और अच्छे से समझ सकें। अब इस समय मैं ये बात शो करना चाह रहा हूँ कि जो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर है, नीलगिरी बायोस्फीयर में इसमें कई सारे नेशनल पार्क भी आएंगे, कई सारे वन्यजीव अभ्यारण्य भी आएंगे। तो इतने एरिया में क्या फैला हुआ है? आपका नीलगिरी बायोस्फीयर फैला हुआ है, क्लियर है ना। इसलिए हम क्या पढ़े इसको? वर्ग, जैसे 55-20 वर्ग किलोमीटर उसका, इसलिए पढ़ते हैं हम इसका, है ना। अब इसमें स्थल भी हो सकता है आपका, इसमें आपका जली भी हो सकता है, नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकते हैं।
ये पॉइंट क्लियर है सभी को? अब कोई ये क्वेश्चन नहीं चलना चाहिए कि सर इसमें कहाँ होता है, कैसे होता है, ये अभी जिसको डाउट हो तो वो क्लियर कर लीजिए ना, ताकि आगे जाके क्वेश्चन ना छूटे आप लोगों से। हाँ सचिन, आप किसकी बोल रहे थे? किसकी बोल रहे थे? नीलगिरी ताहार की, वो भी आ जाएगा है ना। जो हम बात कर रहे थे ना, शेर जैसी पूंछ वाला लंगूर, दिख रहा है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं हमें? नीलगिरी बायोस्फीयर में। ये क्या है पीछे, तो शायद क्लियर दिख रहा है क्या? थोड़ा बहुत समझ लेना है। ये कौन सा है आपका? हिरण की बात करते हैं ना। हाँ सचिन, देखिए अच्छे से, नीलगिरी ताहार की जो बात कर रहे थे आप, बना हुआ है, ये होता है आपका ना। इसलिए कभी कभी क्या होता है एक्चुअली में, प्रैक्टिकल से हमें देखते तो ज़्यादा समझ में आता है, और हम जो पढ़ते हैं लिखते हैं उसमें कम आता है। तभी तो देखते हैं जो डॉक्टर होते हैं अधिकतर, जो आपने देखा होगा ना, जो झोला छाप रहते हैं, और एक आपके एमबीबीएस रहते हैं। जो एमबीबीएस का अनुभव और एक झोला छाप का अनुभव अगर उनको साथ में बैठा दिया जाए ना स्टार्टिंग में, तो उनको एमबीबीएस को इतना समझ में नहीं आएगा जितना कि उसको आया। क्यों? क्योंकि वो धरातल पर काम किया उसने, और जबकि एमबीबीएस ने क्या किया, अभी तक धरातल पर काम नहीं किया, ओनली उन्होंने स्टडी की है, चीज़ों को समझा है। ऐसा नहीं बोलें कि उनके अंदर नॉलेज नहीं है, बट जो एक्चुअली में धरातल पर जो काम करने वाले होते हैं ना, वो कौन होते हैं? हाँ ये बात तो सही है, ऑलराउंडर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पकड़े सचिन आप लोग। क्योंकि हम देखते हैं अगर उनके पास हड्डी से लेकर बुखार से लेकर कोई भी एनी बॉडी, कोई भी बीमारी हो, कैंसर तक का इलाज करते हैं वो। पता है जिसका दुनिया में कहीं भी इलाज नहीं है उसका भी इलाज कर देते हैं ना। उनकी भी गलती नहीं है। आपको देखा होगा आपने, जब कोरोना का टाइम चला था ना, कोरोना के समय पर जो सबसे ज्यादा देखा जाता है और सबसे ज्यादा उनका योगदान रहा था, तो वो जो ग्रामीण क्षेत्र पर जो इलाज करते हैं ना, तो उन्हीं का रहा था। उन्होंने ऐसा नहीं बोले कि वो ठीक है, लेकिन अगर किसी कारण से नहीं हो पाते सिलेक्टेड, तो वही व्यक्ति क्या करते फिर इस तरह से अपना प्राइवेट बिजनेस करने लगते हैं। झोला छाप से मतलब ये नहीं कि मैं जाऊं तो मैं किसी का इलाज कर दूं। समझ पा रहे हैं ना भाई? मैंने अगर मैं चाहूँ कि किसी का इलाज कर दूं, मैं कर पाऊंगा? आप कर पाओगे? जो व्यक्ति सेलेक्टेड नहीं होता है तो वो क्या करता है, इस प्रकार से प्राइवेट बिजनेस भी करने लग जाता है ना। जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, अपन को भी पता है कि यूपीएससी में हम पूरे सेलेक्ट होने वाले नहीं है, सभी को पता है ना, क्योंकि उसमें लगने के चांस कितने रहते हैं? 0.2%। अब बोले सर डिमोटिवेट तो नहीं कर रहे हमें? डिमोटिवेट नहीं कर रहे, एक्चुअली में रियलिटी है ये। अगर देखा जाएगा, हम 1% भी उसमें नौकरी लगने के चांस नहीं रहते, उसमें रहते 0.2%। और 0.2% हमें भी पता है कि सभी की नौकरी लगने वाली नहीं है। हम पढ़ भी अच्छे से रहे, कोई इंटरव्यू तक जाएगा, कोई मेंस भी लिखेगा, कोई प्री भी पास होगा, सब इस प्रकार से होंगे, लेकिन जो ज़्यादा स्ट्रगल करेगा तो वो सेलेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसकी बात कर रहे थे? हाँ, नीलगिरी बायोस्फीयर की। टॉपिक पे आ जाए, नहीं तो पता चले उधर कहानी स्टार्ट हो जाए। चलो नीलगिरी ताहार की बात करें सचिन, क्लियर हुआ आपको? हाँ, ये क्या है? 12 सिंगा नहीं है ये। 12 सिंगा उसको बोलते हैं जिसके सिंगा से मतलब सिंग, सिंग होते हैं, उसके कितने होते हैं? 12। ये आपका सांवर, सांवर क्लियर है समझ में? ये अलग अलग डायग्राम से आई थिंक समझ में आ जाएगा ना। चलिए आ जाइए दूसरा। पहला क्लियर है सभी को? आज क्लियर हो गया होगा ना, कल नहीं हुआ होगा। क्यों? कल मैंने सिर्फ याद ही कराया था, मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में। दूसरा बात करते हैं हम मन्नार, गल्फ ऑफ
मन्नार के जो बायोस्फीयर की बात करते हैं, ये कहाँ पाया जाता है आपका? तमिलनाडु वाले एरिया में। अब तमिलनाडु की बात करते हैं, यहाँ पर एक भारत वाला और एक तरफ क्या आपका श्रीलंका। इसको जो अलग करने का काम करते, कौन सी गल्फ करते हैं आपकी? मन्नार की खाड़ी है ना, उसी की बात कर रहे हैं। अब स्टेट पता चल गया हमें, इसके लोकेशन कहाँ है? ये तमिलनाडु। उसके बाद में क्या याद करना था कि इसको संरक्षित क्षेत्र यानी कि रिजर्व एरिया कब घोषित किया गया था। दूसरा हमें ये याद करना रहता है कि इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। पहले का याद हो गया, 1986 में क्या किया गया था, उसको रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था, और आपका 2000 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था ना। ठीक है, जबकि हम इसकी बात कर रहे हैं, हाँ 2001 इसमें इसको कब किया गया था? यूनेस्को में शामिल किया गया था, और 1989 ये दिया हुआ है। यानी कि इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, और जबकि इसको यूनेस्को में किसकी बात कर रहे हैं हम? इसके बारे में मैंने कल नाम बताया था आपको। क्या बताया? कौन बताएगा? कल ही बताया था मैंने। आप बताए, कल आए थे। हाँ आप ही। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। अब इसमें क्या है, आपके 12 शामिल है। 12 में से आपका सेकंड आ गया समझ में। सेकंड है आपका मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार की बात की जाती है। स्टेट की बात की जाती है तमिलनाडु। अब इसको रिजर्व घोषित कब किया गया था? 1989 में किया गया था। अब इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2001। और जो हम बात करें नीलगिरी की, उसको कब किया गया था? 2000 में। ठीक है, अब यूनेस्को। अब हम एरिया की बात करते हैं, ये एरिया उससे कितना बड़ा है, बहुत डबल बोल सकते हैं इसको। जैसे हमने पढ़ा था उसमें 5520 5520 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें कितना है? 10500 वर्ग किलोमीटर, यानी इससे क्या है, वो डबल है। नीलगिरी से क्या हो गया, वो डबल है ना। अब इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे ये याद रखना है, इसमें एक जीव याद रख लेना। देखो सभी तो आप याद नहीं कर सकते। डुगोंग, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, इसकी क्या विशेषता है? डुगोंग एकमात्र शाकाहारी स्तनधारी है जो अपने जीवन के लिए पूरी तरह समुद्र पर डिपेंड है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? डुगोंग। डुगोंग एक गाय है, और गाय कैसी है? स्तनधारी, जो पूरी तरह से अपने जीवन या पूरे खाने पीने के लिए किस पर डिपेंड है? ये समुद्र पर। अब बोलेंगे सर गाय है, समुद्र में कैसा क्या कनेक्शन है, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो हो सकता है डायग्राम से आपको ज्यादा समझ में आ जाए। देखना चाहोगे डायग्राम? आप क्या सोच रहे हो कि जो हमें बाहर दिख रही है, जो इस प्रकार से गाय होगी, है ना, वो गाय नहीं है। यहाँ पर डुगोंग गाय की जो बात कर रहे हैं, जो आपके किस में पाई जाती है? समुद्र में पाई जाती है। और जो समुद्र में हम पाए जाने की बात करें, तो हमारी जो नॉर्मली गाय होती है ना, इस प्रकार की गाय नहीं है ना। ये जैसे कि आपने देखा होगा, कई सारी मछलियों के बारे में पढ़ते हैं ना। जैसे आपने व्हेल मछली के बारे में पढ़ा होगा, कितनी बड़ी होती है व्हेल मछलियां? सबसे बड़ी अगर मछली की बात करें तो कौन सी होती है? व्हेल ही होते हैं ना। उस पर कम से कम 3-4 बस्तियां बस सकती हैं, इतनी बड़ी होती है व्हेल मछली, है ना। अब इसमें कई सारी भी प्रकार की होती है, ऐसा नहीं बोलेंगे। आपने देखा हो छोटियां भी होती हैं, कई सारी बड़ी भी होती है, कई सारी क्या होती है, अलग अलग प्रजाति भी होती है इसी में। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? यहाँ पर डुगोंग गाय की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ऐसा स्तनधारी प्राणी है जो कहाँ पाया जाता है? आपका समुद्र में पाया जाता है, जो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड है? ये समुद्र। क्लियर है ये पॉइंट? दूसरा आई थिंक याद हो गया होगा। आज मुझे यहीं पूरे 18 के 18 याद कराने हैं आप लोगों के लिए, ताकि जो हम पढ़ेंगे ना आगे 2-3 टॉपिक सिर्फ ये रटने वाले हैं, और रटने के साथ साथ अगर हम ट्रिक से याद करेंगे तो हो जाएंगे ना। पहला नीलगिरी, स्टेट बताए मुझे, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी स्टेबिलिटी की, जो बात करेंगे रिजर्व कब घोषित किया गया?
1986 2000 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, इतना याद है। दूसरा हम पढ़ रहे गल्फ ऑफ मन्नार, इसमें स्टेट की बात करेंगे आपका तमिलनाडु। इसको हम बात करें रिजर्व कब घोषित किया गया था 1989। इसको यूनेस्को में शामिल कब किया गया था 2001। इसमें एक ऐसा जलीय स्तनधारी है जो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड है, आपका समुद्र में। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? आगे चलें। ओके, अब हम बात करते हैं सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की। अब सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जैसे ही हम पढ़ते हैं तो आपके मन में तुरंत क्वेश्चंस आना चाहिए, और कि जो बायोस्फीयर पढ़ेंगे हम, ये से मतलब हो या ना हो, लेकिन सुंदरबन जैसे आप पढ़े ना तो इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए कि जो हिमालय से नदी आती है अधिकतर कहाँ जाती है, वो बे ऑफ बंगाल में जाती है। इतना तो याद है सभी को। जैसे हम पढ़ते हैं इसमें, अब सुंदरबन डेल्टा की बात करते हैं तो इससे आपको दोनों लिंक हो जाएंगे। जब भी हमें डेल्टा याद करेंगे तो हमें ये भी याद हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा की, तो ये भी फैक्ट याद हो जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, आपका सुंदरबन डेल्टा है ना। डेल्टा सभी को क्लियर होगा, डेल्टा और एस्चुरी है ना। जैसे एस्चुरी को हिंदी में हम बोलते हैं ज्वार नद, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ना कि जो हिमालय से जो नदी आती है सभी क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि अपने साथ सेडिमेंट लेकर आते हैं ना। और सेडिमेंट लेकर इसलिए आते हैं क्योंकि जो हम रॉक की बात करते हैं वो रॉक कैसी होती है, इनकी सॉफ्ट रॉक होती है। इतनी कहानी सभी को क्लियर होगी है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा की। जो ब्रह्मपुत्र नदी और आपकी गंगा रिवर क्या है, दोनों मिलकर यहाँ क्या बनाती है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अब इसी पर जो हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, तो वो कौन सा होता है, आपका सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। इस प्रकार से इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा है ना। फिर हम बात करते हैं स्टेट की। स्टेट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बाद में दूसरी बात करते हैं, एक तो एरिया की। एरिया के अलावा हम बात करते हैं इसी में इसके जो स्थापना कब हुई थी, और स्थापना के अलावा हम इसको यूनेस्को में शामिल कब किया गया। तो स्थापना 1989, दोनों सेम है, यानी कि दोनों इस प्रकार से आप बनाइए कुछ ट्रैक अपने अकॉर्डिंग। 2001 ये भी क्या है, इसमें सेम है इसका। हाँ जी, हाँ ऐसे कोई ज्यादा वो डिफिकल्ट इतना नहीं पूछेगा आपसे ना कि पहले कौन सा हुआ। सिर्फ आप डेट याद रख लेना 1989 और 2001 है ना। ऐसे आपसे नहीं पूछेगा कि पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ है ना। ये कोई जुड़वा बच्चों की तरह नहीं पूछेगा आपसे कि पहला कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ है ना। ट्यून के बारे में पढ़ा होगा ना सभी ने। पता ही नहीं चल पाता पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ, दोनों की शक्ल एक जैसी लगी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हाँ वही है ना। एक बार सर्वेक्षण करने और रिसर्च करने के बाद में डिसाइड कर लेकर दोनों को एक ही ईयर में क्या किया गया हो, ऐड किया गया हो है ना। हम बात कर रहे थे इसमें वही वाली बात है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा के अंतर्गत आते हैं ना। अब इसी में मैंने बताया था ना कि कई सारे इसमें नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, कई सारे इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकते हैं, जैसे कि सुंदरबन नेशनल पार्क, सदनखेली वन्य जीव। अब अपने सबसे बड़ी समस्या अपने साथ ये आएगी, समस्या कुछ भी नहीं है तो ये हर समस्या का सॉल्यूशन होता है कि जो नेशनल पार्क पढ़ने वाले, नेशनल पार्क कितने अभी वर्तमान में आपके, 106 यानी 100+ में। अब इनको सभी को हमें क्या करना होगा, याद करना होगा। याद करने के लिए हमें मेहनत भी करनी होगी है ना। इसलिए अभी तो हमें ये 18 पढ़ने, 18 हमें क्या करना है, अच्छे से याद करने हैं, ताकि बायोस्फीयर रिजर्व से अगर कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ से तो ना छूटे, ठीक है। ये इस प्रकार से बने हुए। इसमें क्या है, मैंग्रोव वन की बात करते हैं ना। इसकी एक विशेषता याद रख लेना, कुछ कुछ विशेषता बता रहा हूं मैं इसकी है ना। मैंग्रोव वन जानते सभी क्या होते हैं मैंग्रोव वन? ओके, यानी कि ऊपर रहती, पानी के ऊपर है ना, बिल्कुल। और ये क्या है, मैंने उस समय ही बताया था आपको, जैसे कि नदी होती है, नदी क्या करती है अपने मुहाने पर, वो तो उसके मुहाने से ऊपर जो हम बात करते हैं ना दलदली एरिया की,
उस समय उस स्थान पर जो वन पाए जाते हैं वो कौन से रहते हैं आपका मैंग्रोव वन। इससे पहले भी हमने 6 वन पढ़ चुके हैं, अगर किसी ने क्लास ली हो तो, है ना। मैंग्रोव वन भी देखना चाहोगे अगर किसी ने रियल नहीं देखा हो? हाँ, तो इसकी एक विशेषता ये भी दी हुई है, इसमें प्रसिद्ध रॉयल टाइगर भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं पानी, देखो यहाँ का एटमोस्फेयर ऐसा बना लिया है इन्होंने, ये टाइगरों ने, ये क्या करते हैं पानी में भी तैर जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ के जो रॉयल टाइगर की बात कर रहे हैं, यहाँ की एक विशेषता क्या है कि वहाँ के जो टाइगर रहते हैं तो वो पानी में भी क्या कर जाते हैं, तैर जाते हैं ना। दूसरा मैंग्रोव वन वाला, किसी को भी टाइगर वगैरह देखना हो तो कहाँ जा सकते हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बना हुआ है? मंडला, ओके। सफेद टाइगर सफारी रीवा डिस्ट्रिक्ट में ना। पिछली बार तो गए थे हम लोग जब सतना में थे इसी मौसम में। मैंग्रोव वन देखा सभी को? मैंग्रोव वन में जो सचिन बता रहा था कि सर उसकी पेड़ की जड़ें क्या होती है, ऊपर होती है, इस प्रकार से क्या होते हैं, जकड़े हुए होते हैं ना। दिख रहा है ना सभी को? जो हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, वन पढ़ते हैं, और उसकी तरह नहीं होते मैंग्रोव वन, है ना। दिख रहा है ना इधर से? ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अब नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी क्या विशेषता है? कुछ विशेषता है, थोड़ी थोड़ी विशेषता है ना सभी की। जैसे कि इसके बात करते हैं किसकी? राज्य कहाँ है? ये उत्तराखंड। जो हम सबसे ज्यादा ऊंची चोटियों की बात करते हैं वो कहाँ है आपकी? उत्तराखंड वगैरह में। तो इसकी हम बात करेंगे यहाँ पर स्थापना की। इसकी कब हुई थी? 1988, एक साल पहले। ये क्रम से लिख लेना आप, है ना, 1988। और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2004। इसका एरिया की बात करें तो 5860 इसका क्या बना हुआ एरिया। अब इसकी हम बात करते हैं रिजर्व एरिया की। तो रिजर्व एरिया में इसमें क्या बना हुआ? फूलों की घाटी और एक नंदा देवी नेशनल पार्क। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जिससे पहले हमने पढ़ा था तमिलनाडु वाले में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि साइलेंट वैली के बारे में पढ़ा था। सॉरी, केरल में पढ़ा था, अभी केरल में पढ़ा था साइलेंट वैली। अब इसको साइलेंट वैली क्यों बोलते हैं, कौन बताएगा? कौन बताएगा? पढ़ तो लिया है भाई, साइलेंट वैली का अर्थ पता होना चाहिए हमें क्या होता है। ओके, मैंने कहा आपसे, आप थोड़ा सा उसको समझ नहीं पाते। मैंने जब भी बोला था जब किसी शब्द का अर्थ हमें समझ में ना आए तो उसको तोड़ देना चाहिए, यही कहा था ना मैंने। साइलेंट वैली किसे कहते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, तोड़ दीजिए। साइलेंट प्लस वैली। साइलेंट यानी क्या होता है? शांत। वैली यानी घाटी। आगे आंसर इसी प्रकार से बोलते, जब भी कोई शब्द का अर्थ समझ में ना आए तो उसको हमें क्या करना चाहिए? तोड़ लेना चाहिए। जब तोड़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, आंसर, उसका शब्द समझ में आने लगता है ना। आ गया ना समझ में? वहां पर आवाज नहीं आती बिल्कुल, जैसे पशु पक्षियों की आवाज रहती है ना घाटियों में, इस प्रकार से बिल्कुल भी आवाज नहीं आती वहां पर। इसीलिए तो बोला गया वहां पर कि साइलेंट वैली। ठीक है, ये प्रकार जैसे कि यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम फूलों की घाटी नेशनल पार्क, और एक यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क। ये कहाँ पर बने हुए आपके? यहाँ पर कुछ पाए जाते हैं आके हिम तेंदुआ। वो समय शायद शशांक नहीं आया आज, बता रहे थे वो। जैसे कि उत्तराखंड वाले एरिया की बात कर रहे हैं, और जब उत्तराखंड वाले एरिया की बात करें तो ये कैसे पाया जाएगा आपका? कोल्ड या फिर वार्म? कोल्ड पाया जाएगा, यानी कि ठंडे एरिया की बात करते हैं तो वो कहाँ पाया जाता है? अपने नॉर्थ में। और गर्म एरिया की बात की जाती है तो वो कहाँ पाया जाता है आपका? साउथ में।
इस प्रकार से हम बात कर रहे थे ना, यहाँ पर क्या है हमारा उत्तराखंड, तो यहाँ पर कौन सा एरिया पाया जाता है, कोल्ड है, और यहाँ पर गर्म। क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। नॉर्थ से साउथ हमारा क्या है, भारत का विस्तार है, ये क्या है, लेटीट्यूड। और जो हम बात करते हैं यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर, कॉन्सेप्ट को समझना है ना। 0 डिग्री यहाँ पर क्या है, इक्वेटर, और इक्वेटर से जैसे ही नजदीक होगा, आपको ही पता इक्वेटर पर सूर्य कैसा होता है, लंबवत होता है ना। जब सूर्य लंबवत होता है वहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, अधिक रहेगा, हाई रहेगा। अब बताइए टेम्परेचर आपका केरल वाले एरिया में ज्यादा होगा या फिर उत्तराखंड वाले में होगा? तो आप इसको तर्क के साथ बता सकते हैं कि केरल वाले में होगा, तो क्यों होगा? क्योंकि ये किसके पास में, आपका इक्वेटोरियल के पास में, भूमध्य रेखा के पास में है ना। क्लियर है ये पॉइंट? अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा था मैं, यहाँ पर हिम तेंदुए, हिमालयी कस्तूरी मृग, काला भालू है ना, नील पहाड़ी बकरी आदि इस प्रकार के प्राणी कहाँ पाए जाते हैं आपके कोल्ड एरिया में, उत्तराखंड वाले में ना, लद्दाख वगैरह है ना, ये हुए। अब इनको भी देखना चाहोगे आप? ऐसा तो ही ना होता भाई साहब, जैसे कि अगर काला अगर कोई भी हो, प्राणी हो, एनिमल्स हो या फिर कोई पक्षी हो, अगर वो कोल्ड एरिया में चला जाए तो उसका चेंज ही हो जाए, पूरा परिवर्तन ही हो जाए ना, ऐसा नहीं होता है। फिर तो क्या होता पता है, सभी जो दक्षिण वाले लोग हैं फिर कहाँ जाके निवास करते, उत्तर में ना, जम्मू कश्मीर वाले इलाके में, क्योंकि वहां पर कलर चेंज हो जाता है ना भाई, वो क्यों रहना पसंद करते। जैसे अफ्रीका वाले कंट्रियों की बात की जाती है तो वो कहाँ के रहते फिर, हाँ लंदन में, यूरोप वाले एरिया में ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जहाँ पर जिसका जैसा कलर रहता है वैसा ही रहता है ना, लेकिन वहां पर काले भालू पाए जाते हैं इसमें, और वहां पर जाके काले सफेद भालू हो जाते हैं या फिर काले भालू हो जाते हैं, दोनों बातों में डिफरेंट है ना, पाए जाते हैं ना। अधिकतर तो काले भालू ही रहते हैं ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? हाँ, वहां पर क्या पाए जाते हैं इस प्रकार से, आपके जो मैंने बताया था ना, जो तेंदुए की बात कर रहे थे हम, हिम तेंदुए की, तो हिम तेंदुए उत्तराखंड में, काले भालू और आपका ये कस्तूरी मृग, मृग बोले तो हिरण है ना। तो इस प्रकार से कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड में। क्लियर है ना? ऐसा ही रहता है ना सचिन? हाँ यही रहता है। अगर किसी को, अब देखो अभी तो हम डायग्राम में देख रहे हैं, अगर किसी को अगर एक्चुअली में देखना है तो ये सभी कहाँ पाए जाएंगे, जू गार्डन में मिल जाएंगे आपके लिए, है ना। शायद जबलपुर में तो नहीं होगा है ना, कोई आसपास के इंदौर में होगा, भोपाल में होगा है ना, तो जाके देख सकते हैं ना। सबसे बड़ा कौन सा है आपका जू गार्डन पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो? क्वेश्चन से नोट करो, कल घर से आंसर लिख के लाना इसका, है ना। सबसे बड़ा और सबसे छोटा, और टारगेट बना लीजिए मुझे कब जाना है। हाँ क्या? नहीं, घर से अच्छे से देख के कंफर्म करके तब जाना, क्योंकि खुद कुछ मेहनत आपको भी करना चाहिए ना। पहला समझ में आया ये वाला? हाँ जी, क्वेश्चन ये रिपीट है, सबसे बड़ा जो जू गार्डन है वो कौन सा भारत में, सबसे छोटा कौन सा है, और इसमें ये भी नोट कर लीजिए हमें कब कहाँ पर जाना है, ये भी तय कर लीजिए ना। क्योंकि ये इतने हमें अभी किस में देख रहे हैं, ओनली पिक्चर में देख रहे हैं, ये सभी हमें रियलिटी में देखने को मिल जाएगी तो और ज्यादा हमें देखने में अच्छा लगेगा, है ना। नोकरेक, नोकरेक में क्या पाए जाते हैं आपका, ये नोकरेक कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं हम, मेघालय। मेघालय आपके कौन सा मेघालय आपका इसमें आ जाएगा पूर्वोत्तरी राज्यों में, जिसे क्या कहा जाता है, सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है ना, जिसमें से आपका सिक्किम को हटा के कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, असम से। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आपका मेघालय, इस प्रकार से इनको क्या कहा जाता है, आपका
सेवन सिस्टर कहा जाता है ना। जिस प्रकार से हम बोलते हैं ना कि पंजाब को 5 नदियों के नाम पर रखा गया था पंजाब नाम, इसी प्रकार से यहाँ पर कितने स्टेट आपका 7 स्टेट, और उसमें से हम बात कर रहे हैं किसकी, मेघालय की। तो मेघालय में क्या बात कर रहे हैं, इसका एरिया कितना आपका 820 वर्ग किलोमीटर। यह नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, गारो पहाड़ी की तुरा। देखो यहाँ पर क्या बताया है, जैसे हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, मेघालय की बात कर रहे हैं। मेघालय में इस प्रकार से क्या बना हुआ आपका, पठार बना हुआ है, प्लेटू, और पठार पे भी हमने 3 पहाड़ियां पढ़ी थी इसमें, गारो, खासी और जयंतिया, है ना, तीनों के बारे में पढ़ा था। तो इसी प्रकार से जो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, देखो हम जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरलिंक होती रहती है वो, है ना। और याद भी, इसमें कितने 90% सदाबहार वन द्वारा इसे कवर किया हुआ है, यानी कि इसमें बता सकते हो आप 90% इसमें कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार। और सदाबहार को मुझे आज तक आप समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पिछली क्लास से रिलेटेड करते जा रहे हैं ना। सदाबहार वन क्या होते हैं, वह वन जो सदा हरे भरे होते हैं, यानी कि वहां पर जो वर्ष भर क्या पड़ती है, वर्षा रहती है, उन्हें क्या कहा जाता है, सदाबहार वन कहा जाता है ना। नदियां गनोल, डारेंग और सेक्संग। बोले सर हमने इतनी सारी नदियां पढ़ ली, लेकिन ऐसी नदियां नहीं पढ़ी, है ना। ये छोटी छोटी नदियां हैं, हमें छोटी छोटी नदियां याद नहीं करनी, हमें कैसी करनी है, बड़ी बड़ी रिवर्स याद करनी। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो भारत में रिवर पाई जाती हैं वो कितनी पाई जाती है आपकी, 4000 से भी अधिक, छोटी बड़ियों को लेकर, है ना। तो इस प्रकार से हमें याद कौन सी करनी है, सिर्फ मेजर रूप से, ठीक है। जिस प्रकार से कॉन्सेप्ट ये आता है, जैसे कि भारत यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 33-34 करोड़, हाँ इतनी है। अब बोलेंगे सर, स्नेहा के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर इतनी तो हमारे यहाँ देवी देवताओं की संख्या है, 33 करोड़ तो हैगी या नहीं, उनके बराबर तो हमारे देवी देवता ही काफी है ना। देखो उष्ण कटिबंधी अपन नहीं बोल सकते उसको, बिल्कुल, जहां पर आपका टेम्परेचर अधिक रहेगा वहां उष्ण, उष्ण का मतलब ही गर्म होता है ना। यहाँ पर हम बात करें जीव की, लाल पांडा, एशियन हाथी, विशाल उड़न गिलहरी। बोले तो इसमें थोड़ा सा याद रख लेना, इसमें एशियन हाथी के बारे में सभी आई थिंक जानते होंगे, जो हम नॉर्मल हाथी देखते हैं उसी को बोलते हैं एशियन हाथी, है ना। लेकिन इसमें एक गिलहरी के बारे में भी सभी ने सुना होगा, गिलहरी से रिलेटेड इस बार यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, अगर किसी ने दिया हो तो, गिलहरी से रिलेटेड सभी ने देखा है गिलहरी। अब यहाँ पर वो नॉर्मल गिलहरी की बात नहीं कर रहे, उड़ने वाली गिलहरी की बात कर रहे हैं। वो भी देखिए, किसी ने नहीं देखी तो वो डायग्राम में देख लीजिए ना, लाल पांडा। ये तो मैंने बताया था आपको, नॉर्मल ये एशियन हाथी, ये क्या आपका लाल पांडा, ये आपकी क्या होगी, गिलहरी। गिलहरी तो है लेकिन ये क्या करती है, उड़ती है, ओके। हाँ डेट वगैरह इसमें नहीं दी हुई है ना, इसको आप सर्च करके देखिएगा, है ना। कुछ ऐसे हैं जिसका नहीं दी हुई उसमें ना, देख लीजिए उसको, फिर भी मैं कल बता दूंगा उसका, है ना। जैसे 2-3 एक में नहीं लिखा होगा। जैसे हम बात करते किसमें, पचमढ़ी। पचमढ़ी आपका कहाँ है, अब आगे हम एमपी में प्रवेश कर गए। एमपी में हमें 3 याद रखना है, एक तो पचमढ़ी, दूसरा पन्ना, और तीसरा अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। जो हम बात कर रहे हैं ना पन्ना की, ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया आपका, यूनेस्को में शामिल हुआ 2020 में। सबसे पहले कौन सा शामिल हुआ आपका, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देखो 4 पॉइंट याद रखना, मैं अभी याद करा देता हूँ उनको। पहला क्या था, नीलगिरी, जो कब शामिल हुआ था आपका, 2000 में। लास्ट में शामिल कौन सा हुआ आपका, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कब शामिल हुआ आपका, 2020 में। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व बात की जाती है तो कौन सा आपका, कच्छ का रण, कच्छोप रण। अगर मैं सबसे छोटे की बात करें हम, कौन सा था, हाँ
डिब्रू शेखोटा होगा, है ना। ये देखिए, यहां से देखिए, डिब्रू शेखोवा है ना। तो ये क्या सबसे छोटा, 4 फैक्टर याद हो गए सभी को। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर पचमढ़ी वाले की। तो इसमें भी क्या बने हुए हैं, कई सारे अभ्यारण्य बने हुए हैं, कई सारे नेशनल पार्क बने हुए हैं। इसमें कई सारी क्या पाई जाती है, प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन हमें इतना याद नहीं रहे तो कोई इशू नहीं है ना, अगर रह जाए तो ठीक है। जिनमें बड़ी गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी, बारहसिंगा, जंगली भैंसा, इस प्रकार के जीव कहाँ पाए जाते हैं आपके पचमढ़ी। देखा होगा पचमढ़ी, क्योंकि इसके बारे में हम नेशनल पार्क भी पढ़ेंगे। जो मध्य प्रदेश में अभी कितने नेशनल पार्क आपके 11। सबसे अधिक जो आप राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो वो हमारे किस में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं ना। कितने हैं, 11। इस डायग्राम को रहने दीजिए ना, ये उसमें उसका सतपुड़ा वाला यहाँ पर क्या हो गया था, ऐड हो गया था। हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी, एक तो जंगली भैंसा की बात कर रहे थे और बारहसिंगा की बात कर रहे थे। जो अभी अपनी चर्चा हो रही थी ना कि सर बारहसिंगा क्या रहता है, इसको ध्यान मत दीजिए, इसको अपने नेक्स्ट में टॉपिक में करेंगे। इसमें थोड़ा सा गलत ऐड हो गया मेरे से। किसकी बात कर रहे थे हम, यहाँ बारहसिंगा की बात कर रहे थे। बारहसिंगा आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा क्या होता है बारहसिंगा। जिसके कितने सिंह हो, 12 सिंह। शब्दों पर जाया करो, 12 सिंगा, 12 12 सिंगा, सिंह वाला, 12 सिंह वाले। हाँ, एनिमल्स को क्या बोलते हैं, जंगली भैंसा, सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ पाया जाता था आपका, उड़ीसा में, जो हम नीचे से चले थे ना। अब सिमलीपाल में हमने क्या विशेषता पढ़ी थी, एरिया भी देख लीजिए थोड़ा सा, 845 वर्ग किलोमीटर। इसमें कई सारे संरक्षण क्षेत्र है। नदियों की बात की जाती है तो यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस प्रकार से पढ़ते हैं अपन इस वाले एरिया में, ईस्टर्न घाट में। तो इसमें जो नदियाँ पढ़ रहे थे उसमें भी कौन सी नदी है आपकी, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा तो सभी ने पढ़ी थी। स्वर्णरेखा रिवर्स की मैंने एक विशेषता बताई थी आप लोगों के लिए, मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। यू आर एग्री सभी। हाँ, ये बताया पहले मुझे कि कंफर्म करा दे, जिस दिन मैंने ये रिवर पढ़ाई थी उस दिन कौन कौन नहीं आया था, ताकि मुझे नहीं आया था। हाँ, बाकी के सभी आए थे ना। ओके, आप बताएं है ना, क्या बताया था मैंने स्वर्णरेखा रिवर के बारे में। वाह, इतने सुना तो अर्थ का अनर्थ कर दिया। सोने की नदी नहीं पाई जाती है, इकरा ध्यान से बताएं। हाँ, क्या नाम है आपका, आयरन। आप बताएं, आप लोहा बताएंगे सोने के बारे में। हाँ बताएं, सोना बहता है ना। ओके, आकाश, सोना पाया जाता है। मधु, मैं वाटरफॉल नहीं, मैंने सिर्फ ये नदी के बारे में पूछना जो आपके सोने से रिलेटेड है। हाँ आप बताएं, सोना पाया जाता है। तो आप जाके स्नान क्यों नहीं करके आते उसमें, तो आप लोगों से झूठ क्यों बोलेंगे। क्या नहीं मिलती है आपकी, स्वर्णरेखा इसलिए है ना। लेकिन मैंने इसमें एक विशेषता बताई थी, इसमें क्या पाया जाता है आपके, सोना पाया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, स्वर्णरेखा। अब हमें जाना चाहिए इनके पास, है ना। हाँ, यह साल बाणों से अत्यधिक क्षेत्रफल कवर करता है। इसमें कौन से वन पाए जाते हैं आपके, साल वगैरह है ना, साल के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। वही चीज है इसमें, जंगली भैंसे वगैरह जो हमने जस्ट अभी देखे थे ना। अचानक मार्ग और अमरकंटक, ये कहाँ पाया जाता है आपका, मध्य प्रदेश में। तीनों याद रखने हमें, पन्ना, अचानक मार्ग और आपका एक और पचमढ़ी।
तीनों याद हो गए ना। अब अचानक मार्ग ये थोड़ा सा आपका किससे मिला हुआ, छत्तीसगढ़ में भी इसका पार्ट आता है, जैसे अनूपपुर वगैरह जो आपके पूर्व की बात की जाती है ना, इसमें कुछ पार्ट्स किस में आता है आपका, छत्तीसगढ़ में, इसलिए उसको ये बात करें किसकी, पूरा अमरकंटक वाला है ना। अब इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं, इसको रिजर्व घोषित कब किया गया था, 2005, यूनेस्को में 2012, क्षेत्र पर 3800 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियां मैंने उस दिन भी बताई थी आपके लिए, कौन सी, देखो यहाँ पर थोड़ा सा लिंक करूंगा मैं, है ना। अब मैंने बताई थी आपके लिए जो नदियों की आकृतियों के बारे में बताया था ना, क्या बताया था, एक तो मैंने बताया था आपके लिए समांतर जब बहती है, उसके बाद में वक्राकार की बताया था, और इसके बाद में मैंने आपको बताया था अपकेंद्रीय, और आपको बताया था देखो मैंने अभिकेंद्रीय। इस प्रकार से नदी क्या करती है, अलग अलग मार्ग में गति करती है ना। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया था कि जो अमरकंटक की पहाड़ी है आपकी, अमरकंटक की पहाड़ी पर तीनों नदियां निकली है, जैसे कि कौन कौन सी, नर्मदा, सोन और आपकी जोहिला। इस प्रकार से बताया था। जो मैंने ये किसका एग्जाम्पल बताया था, अपकेंद्रीय का। अप का मतलब क्या होता है, बाहर, यानी कि नदियां कोई एक उच्च स्थान से बाहर की ओर क्या करेंगे, ये गति करेंगे, ये अपकेंद्रीय में बताया था। एक मैंने अभिकेंद्रीय बताया था, अभिकेंद्रीय में क्या होता है, नदियां बाहर से आके एक जगह पर क्या अपना जल स्तर ग्रहण कर लेती है ना, तो उसे मैं अभिकेंद्रीय में बताया था मैंने ना, जो दलदली क्षेत्रों की बात की जाती है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, इंग्लिश में बात करते हैं ना। तो ये पॉइंट आया समझ में। तो यहाँ पर कौन कौन सी रिवर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओके ठीक है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं आपके, तेंदुआ, बंगाल टाइगर, जंगली भैंसे, चीतल, धारीदार लकड़बग्गा, सांवर, हिरण, नीलगाय। हाँ जी, क्या होता है, याद तो करना पड़ेगा, एग्जाम निकालना है तो। देखो थोड़ा थोड़ा अगर इनको देख लीजिएगा, बाकी के ऐसे इसमें नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं। आयोग क्या पूछे उसकी मेंटेलिटी का अपन नहीं पहचान सकते। क्या बोल रहा है वो, कुत्ता नहीं लकड़बग्गा हूं, है ना। समझ में आ रहा हो लकड़बग्गा कैसा रहता है। और ये क्या है आपका, हे हिरण। ये कई सारे हिरण पाए जाएंगे आपको, जैसे देखोगे ना, जो गार्डन में जाके देखना, कई सारे एक ही प्रकार के जो बंदर की, लंगूरों की बात की जाती है ना, अलग अलग कटेरे में अलग अलग बंद किया जाता है इसको। आपको लगेगा सर इसके काला मुंह और इस प्रकार से ही है, फिर भी अलग अलग क्यों, क्योंकि उनके अलग अलग क्या पाए जाते हैं, वो जीन पाए जाते हैं। प्रजाति तो क्या है उनकी, बंदर, लेकिन उसके जीन क्या है, अलग अलग है, इस प्रकार से उनको क्या है, अलग अलग में रखते हैं ना। अब यहाँ पर शायद मैंने नीलगाय के बारे में नहीं लगाया होगा, उसमें नीलगाय तो सभी ने देखी होगी ना, जो कहाँ पाई जाती है, आपकी जंगलों में पाई जाती है ना। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा कहाँ पाया जाता है आपका, सिक्किम। और सिक्किम भी कैसा है, पार्ट है आपका, जो किससे लगा हुआ है, ऊपर तिब्बत से लगा हुआ है, तिब्बत, तिब्बत के ऊपर चीन, तो यहाँ पर लगा हुआ। तो ये भी कौन सा एरिया कहलाएगा आपका, ठंडा एरिया रहेगा। तो ठंडा एरिया रहेगा, तो जैसे कि स्थापना 2000, यूनेस्को 2018, नदी तीस्ता रिवर, चितपट 1784, यह विश्व के 36 जैव विविधता तप्त स्थल बोले तो हॉटस्पॉट मैंने बताया था उस समय, उसमें शामिल है। बायोस्फीयर रिजर्व कितने, 18, और आपके हॉटस्पॉट कितने बताए थे मैंने, इंडिया के 4। हाँ, तो उनमें भी क्या है आपका, ये शामिल है ना, उसको अपडेट कर लीजिए ना, ये चेंजेस होते रहते हैं। इसमें भी क्या है, अपन पढ़ रहे हैं वही सेम चीजें हैं, जंगली गधा, उड़ने वाली गिलहरी, हिरण, इस प्रकार के कहाँ पाए जाते हैं आपके, इसमें और क्लियरिटी दिख रहा होगा उड़ने वाली गिलहरी के बारे में। बोले सर पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, इतना डायग्राम देखने में मजा आ रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है ना। देखो डायग्राम से चीजें समझ में आती हैं हमें कि प्रैक्टिकली में क्या होता है ना। बात कर रहे हैं हम किसकी, अगस्त मलाई की। अगस्त मलाई तो हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो हमने केरल और आपका तमिलनाडु, कर्नाटक को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो नीलगिरी भी ऐड हो जाएगा।
अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इसमें कौन सा पाया जाता है? नीलगिरी। अगर तमिलनाडु केरल की बात करें हम तो कौन सा पाया जाता है इसमें? अगस्तमलाई। अगस्तमलाई की क्या विशेषता है? 2001 में इसको रिजर्व घोषित किया गया था। स्टेट तमिलनाडु और एक और ऐड कर लेना इसमें, केरल, है ना। 2016 यूनेस्को में क्षेत्रफल 3500 वर्ग किलोमीटर, संरक्षित क्षेत्र वही है। ये चारों क्या पाए जाते हैं वहां पर? अभ्यारण्य। सबको पढ़ेंगे एक एक से, ना। अब यहाँ पर इस बायोस्फीयर में एक पॉइंट याद रख लेना, भले ज्यादा नहीं रहे। इसमें ना ये बोल रहा कर्णिकरण नामक प्रजाति निवास करती है, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। पॉइंट याद रखोगे ना। जिस प्रकार से हमने समुद्री गाय के बारे में पढ़ा था ना, समुद्री गाय के बारे में पढ़ा था ना, किस बायोस्फीयर रिजर्व में? गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में पढ़ा था ना। एक पॉइंट याद रखना। इसी प्रकार से इसकी बात करेंगे ना, अगस्तमलाई की, इसमें सिर्फ ओनली एक पॉइंट याद रख लेना कि इसमें सबसे प्राचीनतम जनजाति की जो बात की जाती है वो किस में पाई जाती है? आपकी अगस्तमलाई में। कौन सी? अगर नाम भी आए तो कर्णिकरण। कर्णिकरण ये एक ऐसी प्रजाति, जनजाति बोल सकते हैं, जो कि आपकी सबसे प्राचीनतम जनजाति है, जो कहाँ पाई जाती है? अगस्तमलाई में। आई थिंक आप उस गाय को और इस जाति को देखकर कभी नहीं भूलोगे, है ना। हाँ, ये याद रहे कि सपने में ना आ जाए। ठीक है, समझ पाए इसका अर्थ? क्या नाम है इस जाति का? ध्यान से देख ले एक बार। कर्णिकरण, कर्णिकरण नहीं, कर्णी। विश्व की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से ये क्या है? एक है, जो कहाँ पाई जाती है? आपकी अगस्तमलाई में। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है ना। जैसे हमने, हाँ, कई, जैसे कि कई सारे ऐसे जनजाति हैं जो किसमें है? बायोस्फीयर रिजर्व में रह रहे। जैसे हम पढ़ रहे हैं ना कोर जोन, पढ़ रहे हैं ना, और कई सारे उसमें बाद में पढ़ते हैं बफर जोन। इस प्रकार से पढ़ते हैं तो इस उनके क्या है, जैसे उनका रहन सहन, खाने पीने, सबका तौर तरीका क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। और एक अपन नॉर्मल बात की जाती है तो इनका क्या है? बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो जब अपन ह्यूमन जो बात करते हैं, एक नॉर्मल पर्सन उसमें इंटरफेयर करेगा तो उसमें क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा। और हस्तक्षेप करेगा तो उन जनजातियों को भी क्या होगा? नुकसान होगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि जंगलों को काटेंगे, उनसे जो व्यवहार की बात करें, उनका जो रहन सहन है उसमें क्या करेगा? फिर धीरे धीरे चेंज है। तो जो हम बात करते हैं मूल जनजाति को, वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे ना। और हो सकता है अपन अगर ऐसी जगह पर जाए तो अपन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे वो। गूगल, आज यूट्यूब पर देखिएगा जनजातियों के बारे में, कई सारे वीडियो मिल जाएंगे आपके लिए। उसमें देखेंगे तो अपन को क्या बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं, है ना। अंडमान निकोबार कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें जाने के लिए अलाउ नहीं होते हैं। देखो, जैसे हम पढ़ते हैं ना फंडामेंट्स राइट पढ़ते हैं, फंडामेंट्स राइट में आर्टिकल 19 में क्या पढ़ते हैं हम? आने जाने की स्वतंत्रता। आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है? हमें आने जाने की स्वतंत्रता देता है। बट इसमें क्या कंडीशन लगती है कि हम आ जा सकते हैं, लेकिन कुछ अपवाद क्षेत्रों को छोड़कर। अपवाद क्षेत्रों में हमें क्या है? आने जाने की मना किया जाता है। इसीलिए किया जाता है। समझ में आ रहा है ना?